हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी साहित्य का जो 1500 एमसीक्यू वाला जो सीरीज़ चल रहा था उसे कंटिन्यू करेंगे। आज उसका 25वां भाग है, तो क्लास अंत तक ज़रूर देखिए। सभी प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम किनके द्वारा दिया गया था। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल जो नाम रहा, यह सर्वप्रथम किनके द्वारा दिया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सबसे पहले दिया गया था। अगला कुछ पॉइंट्स है। आचार्य शुक्ल जी ने संवत 1925 से 1950 तक के काव्य खंड को नई धारा प्रथम उत्थान कहा है। आचार्य शुक्ल जी ने संवत 1925 से 1950 तक के काव्य खंड को नई धारा प्रथम उत्थान कहा है। रेनेसा या फिर नव जागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। फ्रांसीसी इतिहासकार मिशीनेट ने किया। रेनेसा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। फ्रांसीसी इतिहासकार मिशीनेट ने 19वीं सदी में किया। रेनेसा का अर्थ क्या हुआ, नवजागरण या फिर पुनर्जागरण। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु ने लगभग कितनी काव्य कृतियों की रचना की है। तो भारतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की है। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। भारतेंदु ने अपनी कविता प्रात समीरन में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। भारतेंदु ने अपनी कविता प्रात समीरन में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। भारतेंदु द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता है दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा। महत्वपूर्ण है। भारतेंदु द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता कौन सी है, तो दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा। इसके अलावा मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर भारतेंदु ने विजयिनी विजय वैजयंती नामक कविता लिखी थी। मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर भारतेंदु ने कौन सी कविता लिखी, तो विजयिनी विजय वैजयंती नामक कविता लिखी है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो प्रात समीरन कविता रही, जिसे भारतेंदु ने बंगला के प्यार छंद में लिखा है, यह प्रकृति चित्रण की दृष्टि से, मतलब एक प्रकृति परक कविता है और या फिर प्रकृति चित्रण की दृष्टि से एक प्रसिद्ध कविता रही भारतेंदु की प्रात समीरन। आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे। साब, रास, रसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं लिखते थे। भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं लिखते थे। भारतेंदु के गुरु कौन थे, तो सितारे हिंद। भारतेंदु के गुरु थे सितारे हिंद। इसके अलावा इन्होंने, मतलब भारतेंदु ने पैरोडी, स्यापा, गाली और लावनी के रूप में कविताएं लिखी है। भारतेंदु ने पैरोडी, स्यापा, गाली और लावनी के रूप में भी कविताएं लिखी है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में किन कवियों ने प्रतीक शैली का प्रयोग किया है। जगमोहन सिंह, भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या फिर राधा कृष्ण दास। तो भारतेंदु युग में भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र ने भारतेंदु युग में भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र ने
प्रतीक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, भारतेंदु युग के इन कवियों ने, कौन से कवि? अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास। इन कवियों ने व्याकरणिक भूलों के निराकरण की प्रवृत्ति थी। इन कवियों, ये जो कवि थे ये सभी अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास, इन कवियों में व्याकरणिक भूलों के निराकरण की प्रवृत्ति थी। इसके अलावा आचार्य शुक्ल ने संवत 1900 से 1925 तक के काव्य खंड को पुरानी धारा कहा है और 1925 से 1950 तक के काव्य खंड को क्या कहा था आचार्य शुक्ल जी ने? तो नई धारा प्रथम उत्थान कहा था, याद रखिएगा। और 1900 से 1925 तक के काव्य खंड को उन्होंने पुरानी धारा कहा है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खड़ी बोली का आंदोलन तथा खड़ी बोली का पद्य किसकी रचना है? खड़ी बोली का आंदोलन तथा खड़ी बोली का पद्य अयोध्या प्रसाद खत्री। खड़ी बोली का आंदोलन तथा खड़ी बोली का पद्य अयोध्या प्रसाद खत्री की रचना है। भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के नाम याद रखिएगा। भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के नाम: बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। ये कुछ भारतेंदु युग के प्रमुख कवि रहे। उर्दू में अब्र नाम से कविता कौन लिखते थे? उर्दू में अब्र नाम से कविता कौन लिखते थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये जो रहे ये उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन, प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन किस नाम से किया गया है? किस शीर्षक से? तो प्रेमघन सर्वस्व नामक शीर्षक से किया गया है। इसके अलावा प्रेमघन ने विलायत में यानी कि विदेश में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। किसने दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी? तो प्रेमघन ने। इसके अलावा इन्होंने यानी प्रेमघन ने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की है। प्रेमघन ने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की है। किनकी प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है? किनकी प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है? तो प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र ने हरगंगा, तृप्तयाम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से भी महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। कौन से शीर्षक से इन्होंने कविताएं लिखी है, महत्वपूर्ण कविताएं अपनी? तो हरगंगा, तृप्तयाम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत नामक शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी गई प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। इनमें से किस कवि ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्यपरक कविताओं की रचना की है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्यपरक कविताओं की रचना की है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने। ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। तो ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया? तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने। इन्होंने यानी कि जगमोहन सिंह ने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन भी किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन भी किया है। भारत बार हमासा और देश दशा नामक प्रसिद्ध कविताओं के रचयिता कौन रहे? भारत बार हमासा और देश दशा नामक प्रसिद्ध कविताओं के रचयिता कौन रहे? तो राधा कृष्णदास। भारत बार हमासा और देश दशा जो प्रसिद्ध कविताएं रही, इसके रचनाकार रहे राधा कृष्णदास।
राधा कृष्णदास जो थे ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। राधा कृष्णदास भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियां रची। राधा कृष्णदास भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। इसके अलावा राधा कृष्णदास ने रहीम के दोहों पर कुंडलियां रची। ठीक है, रहीम के दोहों पर कुंडलियां रची। अंबिका दत्त व्यास ने अपनी किस कृति में बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया? अंबिका दत्त व्यास ने अपनी किस कृति में बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया? तो बिहारी बिहार नामक कृति में अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया। अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि दी गई। सुकवि की उपाधि किसे दी गई? तो अंबिका दत्त व्यास को। इन्होंने यानी कि अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध जो कि अपूर्ण रहा शीर्षक नामक प्रबंध काव्य की भी रचना की। अंबिका दत्त व्यास ने एक अपूर्ण काव्य जिसका नाम रहा कंसवध और यह एक प्रबंध काव्य था। इसकी रचना किसने की? तो अंबिका दत्त व्यास ने। इसके अलावा फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता भी खड़ी बोली में लिखी गई। फारसी छंद में दशरथ विलाप जो कविता रही यह खड़ी बोली में लिखी गई। किनके द्वारा? तो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। भारतेंदु युग के किन कवियों ने बिहारी के दोहों का कुंडलियों में भाव विस्तार किया? भारतेंदु युग के किन कवियों ने बिहारी के दोहों का कुंडलियों में भाव विस्तार किया? तो भारतेंदु और अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का कुंडलियों में भाव विस्तार किया। अंबिका दत्त व्यास ने अतुकांत काव्य रचना की पद्धति अपनाकर एक नया प्रयोग किया। अंबिका दत्त व्यास ने अतुकांत काव्य रचना की पद्धति अपनाकर एक नया प्रयोग किया। इन्होंने बंगला में दीर्घ ललित छंद का भी प्रयोग किया। अंबिका दत्त व्यास ने बंगला में दीर्घ ललित छंद का भी प्रयोग किया, याद रखिएगा। भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि कौन है? तो भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि है लछीराम। भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि कौन है? तो लछीराम है। भारतेंदु ने अपने किस नाटक में गंगा वर्णन किया है? भारतेंदु ने अपनी किस नाटक में गंगा वर्णन किया है? तो सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक में इन्होंने गंगा वर्णन किया है। भारतेंदु ने अपनी नाटक सत्य हरिश्चंद्र में गंगा वर्णन किया है। इसके अलावा जो चंद्रावली नाटक रही भारतेंदु की, इसमें उन्होंने यमुना वर्णन किया है। सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक में भारतेंदु ने गंगा वर्णन किया है और चंद्रावली नाटक में भारतेंदु